जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू किससे यानी इंटरव्यू NAC पोर्टल किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंटरव्यू किससे नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है सिविल सेवा इंटरव्यू से जुड़ी हुई प्रेरणादायक कहानियों को साझा करना। यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो इंटरव्यू से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं उनको शेयर किया जाएगा। इस पोर्टल पर उन उम्मीदवारों के अनुभव शेयर किए जाएंगे जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होता है, चाहे वो उनका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, उन्होंने किस प्रकार का इंटरव्यू दिया है ये कहानी आपको इस पोर्टल पर बताई जाएगी। इससे नए जो अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू की प्रक्रिया पता चलेगी, मानसिक तैयारी होगी। इसके अलावा किस प्रकार की चुनौती आती है इंटरव्यू के समय, किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, इसको समझने में मदद मिलेगी। तो अभी 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष भी पूरे किए हैं। बात करते हैं यूपीएससी की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1936 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार। और संवैधानिक आधार की बात करें यानी ये संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो यह भारतीय संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस वारकर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा IUCN। तो दोस्तों IUCN के द्वारा अभी हाल ही में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है। यहाँ पर आप डुगोंग को देख सकते हैं और ये जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है ये तमिलनाडु राज्य में है और ये भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप श्रीलंका देख पा रहे हैं, ये इंडिया है और यहाँ पर ये तमिलनाडु राज्य है। और दोस्तों ये जो पाक जल संधि है ना, इसके आसपास ही यहाँ पर बना हुआ है डुगोंग संरक्षण रिजर्व। तो दोस्तों इसी को अभी हाल ही में IUCN के द्वारा मान्यता दी गई है। तो अब IUCN के द्वारा ये जो मान्यता मिली है, इससे क्या होगा कि ये जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है इसको सहयोग मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसके अलावा फंडिंग मिलेगी और साइंटिफिक रिसर्च को भी यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के पाम्बन और थूथुकुडी के बीच स्थित है। इसे 2021 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है डुगोंग यानी समुद्री गाय जैसे संकटग्रस्त समुद्री जीवों की रक्षा करना। यहाँ पर आप डुगोंग को देख सकते हैं, इसे समुद्री गाय भी बोलते हैं। तो इसी के संरक्षण के लिए ये रिजर्व बनाया गया है। डुगोंग की बात करें तो यह एक शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है जो भारत के मुख्य रूप से तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर बात हुई थी IUCN की, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यानी उनके कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 2025 में किस स्थान पर मनाया गया है? आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 2 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया है। यह जो आयोजन हुआ है यह दीक्षा भूमि में हुआ है और दीक्षा भूमि वह स्थान है जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बौद्ध धर्म के प्रचार और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि को, जो कि नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको याद करने के लिए 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के
वर्तमान महू में हुआ था। वे एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। और हमारी जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने भारत में दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1990-91 में सामाजिक न्याय का वर्ष भी घोषित किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उनकी कुछ प्रमुख किताबें आपको याद रखनी हैं, जैसे कास्ट इन इंडिया, जाति का उच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, शूद्र कौन और कैसे, बहिष्कृत भारत, वीकली न्यूज़पेपर था। तो ये सभी उनकी प्रमुख किताबें हैं। अगला क्वेश्चन है 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पी इनियान ने जीता है। तो ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। पी इनियान का संबंध तमिलनाडु से है, ये आप याद रखिएगा। उप विजेता कौन रहे हैं? एच गौतम कृष्णा। और तीसरे नंबर पर कौन रहे हैं? के शशि किरण। इस प्रतियोगिता का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया था। तो जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप होती है इसमें देश के जो महत्वपूर्ण शतरंज खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और जो भी इसको जीतता है उसका राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनता है। शतरंज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 अभी हाल ही में जीता है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। यहाँ पर आप दिव्या देशमुख को देख सकते हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे देश के हैं। यहाँ पर आप मैग्नस कार्लसन को देख सकते हैं। अन्ना मुज्चुक यूक्रेन की नॉर्वे शतरंज 2025 महिला वर्ग उन्होंने जीता था। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी थी और वो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि ये जो आपको इमेज दिख रही है किसकी इमेज है। इनके बारे में आप जो भी जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे वर्ष 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी E.T. नीलकंठन, प्रोफेसर बनवारी लाल और भावना पराशर। इन सभी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 तीन लोगों को दिया गया है, तीन व्यक्तियों को दिया गया है। तो इसमें पहला नाम है प्रोफेसर बनवारी लाल, दूसरा नाम है वैद्य E.T. नीलकंठन का, तीसरा नाम है वैद्य भावना पराशर का। तीनों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और सेवा के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। 2025 के प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं, जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है, जो कि एक भारत का NGO है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को दिया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र पोखरम बम को दिया गया है। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है, जो कि धारवाड़ जिला कर्नाटक में स्थित है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 17 सांसदों को दिया गया है इस बार। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायणन को दिया गया है, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लैला को दिया गया है, जो कि सूडानी स्कॉटिश लेखिका है। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 सुहानी साह को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है नाइलेट डिजिटल विश्वविद्यालय यानी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? आंसर हो जाएगा इसका अश्विनी वैष्णव ने। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में नाइलेट डिजिटल विश्वविद्यालय यानी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म युवाओं को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से तकनीकों में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है
और इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंडिया कल्ट 2025 का समापन किस शहर में हुआ है? आंसर हो जाएगा बार्सिलोना में। तो स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है बार्सिलोना, तो वहां पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसका नाम है मोंडिया कल्ट। तो दोस्तों यह यूनेस्को विश्व सम्मेलन है और इसका आयोजन अभी हाल ही में बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। इसका समापन समारोह जो आयोजित किया गया था, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव हैं अमिता प्रसाद साराभाई, उन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। मोंडिया कल्ट 2025 का उद्देश्य वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और संस्कृति को सार्वजनिक नीति का केंद्र बनाना है। देखिए दोस्तों, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इस मंच पर भारत ने छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि किस महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो छठ महापर्व। दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। ऑड्रे अजोले वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित प्रकार का स्थल है। अभी जुलाई 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों 2021 से 25 तक के भारत के जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं उनको भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो 2021 में धौलावीरा गुजरात को, 2021 में रामप्पा मंदिर जिसे काकतीय रुद्रेश्वर बोला जाता है जो कि तेलंगाना में है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 2023 में होयसला मंदिर समूह कर्नाटक, 2024 में मोइदम असम और 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किस शहर में आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो दोस्तों 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 1 से 2 अक्टूबर 2025 को दुबई में आयोजित हुआ है और यह सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की मदद से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से निपटना और हरित विकास को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 3300 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है सम्मेलन की, तो कुछ इम्पोर्टेंट सम्मेलन भी डिस्कस करते हैं। जैसे फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन दुबई UAE में हुआ है। विश्व खाद्य भारत 2025 सम्मेलन नई दिल्ली में। 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन कोलकाता में। रवि अभियान सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 गांधीनगर। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 तिरुपति। 89वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग आम बैठक नई दिल्ली में हुई है। SCO शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन चाइना में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये तीनों मंत्रालय मिलकर के आदर्श युवा ग्राम सभा पहल को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है स्कूली विद्यार्थियों में पंचायती राज और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसमें पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय शामिल होंगे। तो ग्रामीण और जनजातीय छात्रों को स्थानीय शासन और सामाजिक न्याय पर केंद्रित जागरूक नागरिकों की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तो फोर्ब्स के अनुसार अक्टूबर 2025 तक एलन मस्क $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि इनकी जो कुल संपत्ति है ये $500 बिलियन की है। दिसंबर 2024 में उनकी कुल संपत्ति $400 बिलियन के पार हो गई थी। अब उनकी जो संपत्ति है वो $500 बिलियन के पार हो गई है। तो इस प्रकार से एलन मस्क दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी एलिसन से $150 बिलियन आगे है। दोस्तों
आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्टडी करके ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसमें बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। कूपन कोड यूज करना है विजेता 500। दोस्तों एमपी पुलिस भर्ती आई है तो उसके लिए भी एक बैच लॉन्च किया गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इनको भी प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित है जिनका निधन हो गया है? बनारस घराना। हाल ही में यशस्वी जायसवाल को किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? टाइम 100 नेक्स्ट। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 128। भारत के पहले अंतरिक्ष वेधशाला मिशन एस्ट्रोसैट ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? 10। आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.8%। HAL को हाल ही में कौन सा जेट इंजन प्राप्त हुआ है? GE 404IN20। माई भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। भारत का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? थेनपट्टिनम, चेन्नई में। महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत और श्रीलंका। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम ये जानेंगे कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड, चींटियों में फार्मिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, आमाशय जो हमारा स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में यानी लेमन में सिट्रिक एसिड, प्याज में एलिसिन एसिड पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये एसिड जरूर आप नोट करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि विश्व शांति सूचकांक 2025 में टॉप पर कौन है, तो वो है आइसलैंड। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर आइसलैंड बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इसके अलावा स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, PDF मिलेगी। बहुत सारी PDF यहाँ पर हैं, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज आपको मिल जाएगा, उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके हर एक एग्जाम के लिए।